नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं जाने माने पत्रकार, लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक भाऊ तोरसेकर। भाऊ, आपका स्वागत है। और भाऊ, ये क्या नया बवाल शुरू हो गया है? औरंगाबाद का नाम बदलना चाहती है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, रामदास अठावले, कुछ दूसरे लोग तालियां बजा रहे हैं इस खुशी में कि चलो एक मुद्दा ऐसा है जिस पर ये सरकार गिर सकती है। क्या प्रकरण है और कैसे शुरू हुआ ये? ये तो जब शिवसेना मुंबई ठाणे तक सीमित थी 80 के दशक में, तो 85 के बाद जब मुंबई बीएमसी में पहली बार शिवसेना सत्ता में आई, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, मेजोरिटी नहीं थी, तो उसके बाद एक साल में उनका दबदबा बढ़ गया था। तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना फैलेगी प्रादेशिक पक्ष होकर, जी। रीजनल पार्टी, ऐसा बाला साहब ने तय किया था। और उनके साथ अच्छी एक बात ये थी कि उस वक्त 85 में जब बीएमसी उन्होंने जीत लिया था, तब समझो कि 80-85% सब नए कॉर्पोरेटर्स पार्षद चुन कर आए थे, जी। क्योंकि इतने बुरी हालत में शिवसेना उस वक्त थी कि पोस्टर भी अलग अलग कैंडिडेट अपना पोस्टर नहीं छपवा सकता था। तो दूसरी बात, कोई पार्टी इनको साथ नहीं ले रही थी। जनता पार्टी का जमाना खत्म हुआ था, राजीव गांधी का शुरू हुआ था, और राजीव गांधी ने 400 पार्लियामेंट की सीटें जीती थी, उस वक्त की जी। बात है। और एक बात अभी भी भूलते हैं लोग कि उस वक्त शिवसेना क्यों जीती। उस वक्त का एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि देखिए, लोकसभा में शिवसेना ने, मेरा ख्याल है, लड़ी थी शिवसेना। दो पार्लियामेंट के चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े थे, मनोहर जोशी और वामनराव महाड़ी, लेकिन ये जी। भी बीजेपी के कमल चिन्ह पर खड़े थे, अलग चुनाव चिन्ह नहीं था। ओके। ठीक है, फिर हार गए। फिर पवार की जो पवार उस वक्त कांग्रेस से बाहर निकले थे, और उनकी पैरेलल कांग्रेस जैसी कोई सोशलिस्ट कांग्रेस करके पार्टी थी, तो जी। उन्होंने एक अलायंस बनाई थी, उसमें शिवसेना को नहीं लिया, दत्ता सामंत को नहीं लिया था। तो दिसंबर में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फरवरी मार्च में असेंबली का चुनाव हुआ, और जी। ठीक जी। 2 महीने बाद मई के महीने में कॉरपोरेशन का चुनाव हो गया। तो आपको मालूम है कि गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे लोग मुंबई से निकल जाते, जी। तो उसमें बहुत सारे लोग निकल गए थे। उसका फायदा शिवसेना को हुआ था। और हुआ भी कैसे कि बाला साहब ने बोला टिकट विकेट क्या है, जो जो हमारा वार्ड का इंचार्ज है, शाखा प्रमुख है, वो सब कैंडिडेट तो सब खड़े हो गए। उसमें से मुझे मालूम है, उसमें से एक एक एमएलए आज है जो उस वक्त शाखा प्रमुख था, लेकिन हारने के लिए क्यों लड़ू करके भाग गया था गांव में। बाद में उसने अपने मत्थे पर हाथ मारा, वो रोया, बात अलग थी। लेकिन शिव सैनिकों में भी खा ऐसी हम ही नहीं थी कि हम चुनकर आएंगे, लेकिन आ गए। तो बात यह थी कि उसके बाद 85 में शिवसेना ने बीएमसी जीत ली, और ये सब नए जवान थे, उनको कुछ करना था। नारायण राणे जी। में उस बार पहली बार पार्षद बने, जो आगे जाके चीफ मिनिस्टर बने, वो भी 85 में पहली बार पार्षद बने, उसके पहले शाखा प्रमुख थे। जी। तो जी। इस ढंग से शिवसेना बढ़ी। तो उस वक्त एक और बात हो गई कि पवार थके बांधे थे। 8 साल पवार कांग्रेस से बाहर थे, सत्ता से बाहर थे, तो जी। उनको बोला बहुत हो गया, 6 साल ही हो गए थे। 80 में उनकी चीफ मिनिस्टरशिप गई थी। तो 86 में अक्टूबर महीने में पवार अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय कर गए, ओके। सोशलिस्ट कांग्रेस जो थी। तो उससे हालत ये हो गई कि उस वक्त जब इन्होंने अलायंस बनाई थी, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी रीजनल पार्टियां थी, पीडब्ल्यूबीसी उससे
हम जिसको शेका पार्टी बोलते हैं, शेतकरी कामगार पक्ष, जनता पार्टी, सीपीएम वगैरह जो रिपब्लिकन छोटे छोटे गुट थे, वो भी इनके अलायंस में थे, जिसको पुलोद बोलते, यानी पुरोगामी लोकशाही दल ऐसा था। तो वो तो टूट गया, वो टूट गया, अपोजिशन खत्म हो गया। लेकिन इनके पीछे जो जवान वोटर खड़ा हुआ था, वो तो एंटी कांग्रेस था। पवार एमएलए लेकर कांग्रेस में गए, लेकिन वोटर कहां जाएगा, वो तो पार्टी का नहीं होता। और वोटर जो पवार की लीडरशिप में महाराष्ट्र में खड़ा हुआ था, वो एंटी कांग्रेस था, और उसको एंटी कांग्रेस दूसरा कोई लीडर चाहिए था। तो ना बीजेपी, ना जनता पार्टी, जनता दल नहीं था, जनता पार्टी थी, तो ये कोई नहीं था। तो पवार से तुलना करें, वैसा लीडर था बाला साहब ठाकरे। तो पूरी दुनिया बाला साहब के, महाराष्ट्र के वोटर जो थे, वो बाला साहब की तरफ देखने लगे। और ये जो मुंबई के जवान लड़के थे पार्षद बने, वो तो गांव गांव जिला घूमने लगे। और पवार ने जहां छोड़ा था, वो एंटी कांग्रेस वोट शिवसेना के पल्ले में आ गए। और वहीं से 86, क्योंकि ये सब मैं जानता हूं, मानता हूं, क्योंकि मैं उस वक्त मार्मिक का, शिवसेना का मुखपत्र जो था, उसका संपादक था, मैं देख रहा था। जी जी जी। जो चंद्रकांत खैरे एमपी बने 3-4 बार, वो तो मेरे सामने आके बैठा हुआ लड़का था औरंगाबाद में। तो उस वक्त 88 में नगर पालिका से महापालिका बनी औरंगाबाद, और पहली बार शिवसेना ने इतनी दूर मराठवाड़ा में एक चुनाव लड़ा था। और उसमें लोगों को पता चला कि शिवसेना बढ़ रही है। तो कुछ 60, मेरे ख्याल से 60 सदस्य संख्या थी, उसमें से 27 पार्षद शिवसेना के आ गए, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर कर आई। तो उस वक्त तो बीजेपी भी गांधीवादी समाजवाद बोलती थी। तो उसमें से 3 नगर सेवक तो पार्षद ऐसे थे कि वो आरएसएस वाले थे, लेकिन हिंदुत्व के लिए शिवसेना के साथ आ गए थे। तो इस ढंग से औरंगाबाद 88 में शिवसेना ने जीता। उस वक्त जब बाला साहब पहली बार वहां प्रचार के लिए गए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी, ये तो जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बुरी हालत करके उनकी हत्या की थी, इसका नाम बदल देना चाहिए। औरंगाबाद, जिसकी कब्र महाराष्ट्र में खोदी गई, उसका नाम कैसे रह सकता है, वो बदलना चाहिए। और बाला साहब ने तब घोषणा की थी 42 साल पहले, कि हम इसका 32 साल पहले बोल सकते हैं आप, कि इसका नाम हम संभाजी नगर रखते हैं, और हमारी सत्ता आ गई तो हम इसको संभाजी नगर बना देंगे। तो 88 की बात है, वहां से ये मामला शुरू होता है। पर भाऊ बीच में तो शिवसेना की सरकारें रही हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। उसमें मनोहर जोशी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नारायण राणे भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तब ये क्यों नहीं किया? हाँ, वही तो मामला है ना, कि देखिए कि एक ऐसे बड़े सिटी का नाम, शहर का नाम अगर बदला जाता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मान्यता मेरे ख्याल से लगती है। आपने बोला मनोहर जोशी शिवसेना के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय की आपको एक बात बोल दूं। अब 85 की जो मैंने बात बताई, 85 की, उस वक्त पूरी शिवसेना पहली बार अपने बलबूते पर बीएमसी कैप्चर किया, सत्ता हो गई उनकी। तो छगन भुजबल उस वक्त शिवसेना के मेयर बने थे। तो वो भी लड़ते थे कि नहीं, मुंबई बॉम्बे नहीं, इसका मुंबई होना चाहिए, बंबई बॉम्बे नहीं, ब्रिटिशों का नाम है, वो बदलेंगे हम। क्योंकि मुंबई की जो पहला ग्राम दैवत है, वो था मुंबा, तो उस पर से ये मुंबई है। तो मुंबा आई यानी माता, तो वो मुंबई हम करेंगे। तो वो तो उनके हाथ में, कॉरपोरेशन के हाथ में नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट भी इनके हाथ में नहीं थी। पवार चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कांग्रेस के। फिर भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास आज भी आप जाइए, या आपको इंटरनेट पर आप चेक करेंगे मुंबई करके, तो उसमें आपको एक फोटो मिलेगी, मुंबई ऐसा गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में एक बोर्ड लगा है, वो छगन भुजबल में उस वक्त लगाया गया। जी जी जी। वहां से अभी, लेकिन उसके बाद कम से कम 10 साल निकल गए, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ट्राई किया था
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो उसको मान दिया गया और बॉम्बे का मुंबई हो गया। लेकिन अभी भी देखिए, मुंबई का जो हाईकोर्ट है उसका नाम बॉम्बे हाईकोर्ट है, जी हाँ क्योंकि जी हाँ। उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते। तो या तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है वो मद्रास का चेन्नई हो गया, लेकिन आज भी उधर का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट है। बिल्कुल। तो वैसी बात होती है, नाम बदलना कॉम्प्लिकेटेड बात है। लेकिन उस वक्त मनोज जी ने ट्राई किया था, शंकरराव चौहान महाराष्ट्र के ही थे होम मिनिस्टर, और उन्होंने उसमें सहभाग लिया था, सरोकार किया था, और मुंबई का नाम, बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया। तो जी उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि वो उसकी घोषणा नहीं की शंकरराव चौहान ने, वो मुंबई आए थे नरसिंह राव की सरकार में। शंकरराव चौहान होम मिनिस्टर थे और शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर थे। जी। तो शंकरराव चौहान मुंबई आए थे और वो जाकर मनोहर जोशी से मिले, उनको लड्डू खिलाया और बताया कि हाँ हमने कर दिया है मुंबई। तो नाम बदला जाता है कोई बड़े शहर का, तो इस ढंग से हो जाता है, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन, बहुत जटिल बातें होती है लीगली। तो हम तो बोलेंगे नाम बदलेंगे, लेकिन वो लीगली होने में टाइम लगता है। तो संभाजी नगर ये बात थोड़ी उस वक्त भी नहीं हो सके, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्यता नहीं मिल पाई। लेकिन वो शिवसेना का डिमांड कायम रहा है, और हर चुनाव आता है तो वो निकल आता है। अब केंद्र में ऐसी सरकार है भाऊ, जो हैदराबाद को भाग्यनगर, आपका इलाहाबाद को प्रयागराज, और कुछ दूसरे जो नगर हैं इस तरह के, उनके नाम हैदराबाद का बदलने अयोध्या को हो भी, गया। जी, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है। तो कोई मुश्किल तो आनी नहीं चाहिए, तो शिवसेना क्यों नहीं एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देती कि भाई औरंगाबाद का नाम चेंज करके आप संभाजी नगर कर दीजिए। ये शिवसेना का अकेले के बलबूते पर सरकार है नहीं, तो जो दो पार्टियां साथ में ली है, तो उसमें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था, उसमें तो औरंगाबाद सिटी का नाम आया नहीं है। तो क्या करेगी शिवसेना? तो बात ऐसी है कि पहली बात मुझे अजीब लगती है कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? वो तो पहले दिन सक्सेस हो गया ना। कॉमन, ये तीन पार्टियां इकट्ठा की हुई थी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर बैठाना है, तो ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। बाकी क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? तो सही बात है। दूसरे ही दिन इन्होंने सरकार बर्खास्त करनी चाहिए थी कि भैया हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिनिश हो गया, सक्सेसफुल हो गया, हमने जी बीजेपी को अपोजिशन में बिठा दिया। लेकिन अब बोलते हैं कि भाई नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं है, बाकी क्या है वो बताते नहीं। अब देखिए, इन्होंने बीच में कोरोना लॉकडाउन लग गया तो सबके इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो गए बोला था, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। तो क्यों नहीं कर रहे वो? संभाजी नगर मत करो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो माफ करो। किसानों के कर्जे माफ करने थे, वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो कहां हुआ है? तो ये सब राजनीति होती है। लोगों को फर्क ये है कि लोग पहले उल्लू बनते थे, अब नहीं बनते। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम जब बच्चे थे तब उनसे जब जिस ढंग से बात करते थे अब नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सामने से तो बोलेगा, लेकिन लोगों को बोलेगा कि बाप बुढ़ा हो गया, उसकी अकल सठिया गया, ऐसा बोलेंगे ना। तो हम समझकर बोलते हैं कि भाई नहीं, अभी बच्चा बड़ा हो गया, उसको समझ आ गए। लेकिन राजकीय नेता जो होते हैं, राजनेता, उनको लगता है कि बच्चे अभी बच्चे हैं, वो इसी तरह से उनसे बर्ताव करते। मैं हंसो मत, आप समझ लो, शरद पवार जो है वो अपना भतीजा भी 60 साल का हो गया अभी। अजीत पवार से उनका बर्ताव क्या है देखिए, वो जी उसको जी बच्चा जी। ही मानते हैं। तो ये वोटर को तो उससे भी छोटा बच्चा मानते हैं। लेकिन वो बच्चा अभी है, वो बड़े हो गई है, वो समझ है कि आप राजनीति कहाँ कर रहे हैं, कहाँ उल्लू बना रहे हैं, कहाँ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये तो वोटर समझता है, वोटर समझने लगा है। लेकिन चुनाव में तो ऐसा कुछ निकालना पड़ता है,
जिसको बोलते हैं ना जुमला, तो निकाला जाता है। पर इनको अच्छे तरीके से पता है शिवसेना वालों को कि आप लोगों की कुर्सी जो है वो किसकी मेहरबानी पर टिकी हुई है। अब नवाब मलिक का बयान देख लीजिए, या आप कांग्रेस के अशोक चौहान का, जिनके पिताजी का जिक्र अभी आपने किया, कि उन्होंने आकर के मिठाई खिलाई थी कि भाई बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया है। अशोक चौहान का बयान देख लीजिए, बाला साहब थोराट का देख लीजिए, सब ने एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि ये तो हमारा कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं था और ये सब होने वाला नहीं है। तो जब इनको पता है कि भाई आप किसकी मेहरबानी से कुर्सी पे हैं, किसकी मेहरबानी से ये सरकार चल रही है, तो आप उनको नाराज करके कैसे औरंगाबाद का नाम चेंज कर देंगे? क्या इनको समझ नहीं थी ये? तो एक बात है, देखिए, मैं ये जो अलायंस होती है, तो अलायंस में मोर्चा बनता है, तो उसमें तकलीफें होती है, मानना पड़ेगा। मैं उनको कॉर्नर नहीं करूंगा, लेकिन अपने आप में हिम्मत, आप छोटी छोटी बात पर बीजेपी को टोकते हैं, बोलते हो, तो वो हिम्मत यहां भी दिखाओ ना। जी जो हिम्मत आप बीजेपी को लात मारने ने आपने दिखाई है, वो हिम्मत यहां भी दिखाओ। ऐसी बात नहीं है, देखिए, अकेले शिवसेना को सत्ता में रहना है बिल्कुल नहीं, एनसीपी को रहना है, कांग्रेस को भी सत्ता में रहना है। अगर गिराना है तो दिखाओ गिरा के। संभाजीनगर इस नाम पर कांग्रेस या एनसीपी ने सरकार गिराकर दिखाए, शिवसेना की ताकत बढ़ जाएगी। ये छोटी बात नहीं है, संभाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि औरंगजेब ने उनकी बिल्कुल बुरी बुरी हाल करके, उनको जख्मी करके, आंखें निकाल कर मारा है। वो गुस्सा आज भी है। अगर जी इस पर शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाती है, तो उद्धव ठाकरे का कद बढ़ेगा। हाँ, लेकिन उसको हिम्मत चाहिए। सामना में एडिटोरियल लिखना वगैरह कोई हिम्मत की बात होती नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप ट्रंप को भी चैलेंज कर सकते हैं कि हम अमेरिका में जाके ट्रंप को भी हराएंगे, वो बोल सकते हो ना। वो बात नहीं है, हिम्मत अलग बात होती। बातें करना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपके पास मुंह है, आप बोल सकते हो, तो कुछ भी बोलो। और आपको डेमोक्रेसी ने अधिकार दिया है, तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन करना बात अलग होती है। आपको इसी रेफरेंस से एक बड़ी बात बोल दूं मैं। जी महाराष्ट्र में 82 में, 82 में एक चीफ मिनिस्टर बने थे, वो जोक बन गया था, बाबा साहब भोसले। इनको ओके जोकर बोलते थे लोग। और उस वक्त मुझे मालूम है, अंतुले को निकाल कर बदला गया था चीफ मिनिस्टर, तो बाबा साहब भोसले को लाया गया था। और ये कुछ 10-11 महीने चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मजाक बंद कर रखे। लेकिन एक बात के लिए मैं उस आदमी को, उस चीफ मिनिस्टर को मैं मानता हूं, जो बड़ों बड़ों की हिम्मत नहीं, वो उन्होंने करके दिखाया था। जी ये हमको भूलना नहीं चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर मन में आए, वो कांग्रेस के थे ना, और उनका कोई बेस नहीं था। बाबा साहब भोसले बैरिस्टर हुए थे, लेकिन बीएमसी में उनको कांग्रेस कॉर्पोरेशन का टिकट नहीं देती थी। 78 में जब कांग्रेस टूटी, तब मुंबई में इंदिरा गांधी के पीछे कोई खड़ा नहीं था, तब ये खड़े हो गए, और मुंबई में ये एमएलए का चुनाव लड़कर हार गए। लेकिन जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई पार्टी बनी, उसमें वो शामिल हो गए थे। तो 80 में जब चुनाव आया, तो उनको टिकट आराम से मिल गया। और मिला तो मिला, लेकिन मुंबई में पार्टी के एमएलए बहुत सारे नहीं थे, तो उनको मिनिस्ट्री भी मिल गई, जिसको कॉर्पोरेशन का टिकट नहीं मिलता था। और उससे भी किस्मत कितनी देखिए कि अंतिलों को हटाया, तो इनको बना दिया चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर लेकिन वो बन गए। शब्द शब्द से खेलने में बहुत मजा आता था उनको, बार बार जोक मारते थे। अब हम जो दिग्विजय सिंह या राहुल गांधी को देखते हैं ना, ये उनके पूर्वज हो गए, इतने छोटी छोटी बात पर मजाक करते थे, इसलिए वो जोकर माने गए। लेकिन उनकी एक बात मैं 82 की याद रखूंगा, वो बढ़िया बात जी है। देखिए, 1960 में भिवंडी में, मुंबई के नजदीक एक सिटी है भिवंडी, वहां
शिवाजी जयंती पर एक रैली निकली थी, उससे दंगल हो गई। तो वो दंगा होने से परमानेंटली भिवंडी में शिव जयंती पर बैन लगाया गया था। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती पर, शिव जयंती पर और उसकी रैली पर बैन था, और कम से कम 20 साल निकल गए थे। पुलिस उसको परवानगी नहीं देती थी, सम्मति नहीं देती थी। लेकिन बाबा साहब भोसले बोले कि अरे महाराष्ट्र है और भोसला राज है, रैली तो निकलेगी। और उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया कि चाहिए तो मिलिट्री लाके खड़ी करो, लेकिन भिवंडी में शिव जयंती की रैली निकलेगी। और निकाली गई बड़े शोर से, जोर शोर से वो रैली हुई और आज तक चालू है। तो उनको तो इंदिरा गांधी ने चीफ मिनिस्टर से हटाया नहीं था। 20 साल का बैन इस आदमी ने हटा कर दिखाया था, उसको मैं हिम्मत मानता हूं। अगर चीफ मिनिस्टर मन में आए, चीफ मिनिस्टर के मन में, तो वो क्या कर सकता है। आप अर्णब गोस्वामी के बारे में अपनी हिम्मत ताकत दिखाते हो, कंगना के लिए दिखाते हो, तो इसमें क्यों डर रहे हो। है हिम्मत तो कांग्रेस और एनसीपी सरकार गिरा कर दिखाए, नहीं गिरा सकते। हाँ, लेकिन बात वो नहीं होती, बात आपके हिम्मत की होती। देखिए, दरवाजा बंद करके आप बैठ गए कि बाहर से कोई आकर आपको छोड़ेगा नहीं, आप दरवाजा खोलिए तो सही, रास्ता निकल आता है। हाँ, लेकिन आप में उतनी हिम्मत है या नहीं, ये सवाल है। मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे के सामने ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा है कि आप में इतनी हिम्मत है क्या। कांग्रेस और एनसीपी सरकार बना भी नहीं सकती, क्योंकि सत्ता उनको भी चाहिए। और इसके लिए मैं और एक कारण आपको बता दूं। जब ये सरकार बनी थी, एक महीना भी हो नहीं गया था, तो बड़े कुछ चल रहा। तो यशवंतराव गड़ाकर के कांग्रेस के पुराने एमपी है, उन्होंने कांग्रेस को हिंट दी थी, इशारा किया था कि भाई इन पर ज्यादा प्रेशर मत लाओ। उद्धव ठाकरे ऐसा आदमी है, गुस्से में आएगा तो रिजाइन कर जाएगा, तो फिर क्या करोगे, फिर बाहर बैठना पड़ेगा। ये कांग्रेस की एक एमपी ने इशारा दिया था। तो वो भी बोल सकते, तो करना है तो कर सकते हैं। हाँ, आपकी इच्छा है और हिम्मत है कि नहीं, ये सवाल है। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है भाऊ कि उद्धव ठाकरे क्या बाला साहब ठाकरे हैं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो हिम्मत दिखाते थे, जो साहस दिखाते थे, वो साहस और हिम्मत तो इनमें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बात ही अलग थी। बाला साहब की, आप बाला साहब की कंपैरिजन, तुलना और किसी से नहीं कर सकते। ही वॉज नेवर ए पॉलिटिशियन, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने बोल के रखा था, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 चीफ मिनिस्टर बनाए, बहुत सारों को मिनिस्टर बनाया, मेयर बनाया, चुनकर एमपी लाए, ये सब, लेकिन वो नहीं चुनाव लड़ते थे। और इसका इस बारे में उनसे मेरी एक बात हुई थी। एक बार बोलते बोलते कुछ हो गया, तो मैंने बोला कि आप बीच बीच में ऐसी बातें क्यों करते हो, इससे तो आपके वोट घट जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं गलत क्या बोला हूं, बोल, वोट जाएंगे आएंगे ये बात मेरे पास, मेरे साथ नहीं करना। मैं वोट पीट मानता नहीं हूं। हाँ, वोट जाएंगे तो जाने दो। ये मनोहर जोशी है, नवलकर है, सुधीर बाबू है, वो लड़ेंगे हारेंगे, मैं तो नहीं हारूंगा ना, क्योंकि शिवसेना प्रमुख का चुनाव होता ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ये सही है या गलत, इस पर चर्चा होगी। वोट आएंगे जाएंगे इस पर चर्चा मेरे साथ मत करो। तो उनकी बात अलग थी, उनसे उद्धव ठाकरे का किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए वो आज भी, वो तो पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे, लेकिन खुद को शिवसेना प्रमुख नहीं मानते, क्योंकि शिवसेना प्रमुख अलग बात थी, उनकी हिम्मत अलग बात थी। और दूसरी बात है कि उनकी भाषा के बारे में बहुत लोग तकरार करेंगे, लेकिन वो भाषा लोगों ने स्वीकारी थी, मान ली थी कि बाला साहब है ना तो यही बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। और नहीं बोलेंगे तो लोगों को अचरज लगता था, क्योंकि वो अलग किस्म के आदमी थे, इंसान थे, ये दुनिया ने मान लिया था। मुझे याद है, मैंने उनसे पूछा था कि
ये सब लोग आते, उनको दुनिया भर से लोग मिलने आते थे। तो जावेद मियांदाद आया था उनसे मिलने। जी तो हाँ, जी बाद हाँ। में वो जो बहुत बीमार थे, तो जावेद मियांदाद की एक टीवी पर रिएक्शन देखी थी, तो बोले अजीब अजीब इंसान थे, अजीब इंसान थे। मैं उनसे मिलने गया तो हमेशा तो पाकिस्तान को गाली देते, और उनको मिलने घर पहुंचा तो बाल बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में पूछने लगे, ना पाकिस्तान का जिक्र था ना कुछ का। कितने अजीब किस्म के थे वो, तो उनकी बात अलग थी, औरों की बात अलग है। भाऊ, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या क्या होगा इस पूरे प्रकरण में? होगा क्या? मैं नहीं मानता ये संभाजी नगर वगैरह चुनाव तक चलेगा। हाँ, एक एक तो दिखाई दे रहा है कि अब सरकार बन के उधर जाके शिवसेना फंसी है, और पुराने जमाने का वारसा अपना सब इतिहास बोलती है, तो फिर भी फंसी है। तो बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, कांग्रेस वाले भी इनको डरा रहे हैं, लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बाला साहब होते तो नहीं डरते, बोले हर गिर गिर जाने दो सरकार, कोई बात नहीं। तो ये जो हिम्मत होती है, उस पर शिवसेना खड़ी थी। मैं मानता हूं कि आज की शिवसेना बाला साहब की है ही नहीं, है जी, ही जी। नहीं। उस समय के जो सीनियर्स थे मैंने देखे, मैं अपनी 10 साल पहले के जो शिवसैनिक मैंने देखे, वो कहीं दिखाई नहीं देते। ये कोई अजब, अभी प्रियंका चतुर्वेदी ये कब शिवसैनिक बनी? उर्मिला मातोंडकर भी शिवसैनिक बनी है, ये कब शिवसैनिक बने? और ये देखिए, राहुल गांधी ने बीजेपी का कोर एजेंडा बोलना, और प्रियंका चतुर्वेदी या उर्मिला मातोंडकर शिवसैनिकों के सामने खड़ा होकर शिवसेना पर बोलेगी, ये तो अजीब बात हो गई ना। तो राहुल गांधी को भी आरएसएस के स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करने के लिए बुलाने में कोई हर्ज नहीं कि आरएसएस क्या है। आजकल तो शरद पवार सामना कोई इंटरव्यू देकर बोलते कि शिवसेना ऐसी ऐसी है, यानी शिवसेना के नेता खुद संजय राउत है, उनको मालूम नहीं शिवसेना क्या है। अजीब हो गया ये तो। वो शिवसेना और आज की शिवसेना, उसमें बहुत फर्क है। तो तो ये क्या भाव चुनाव तक चलेगा, चुनाव तक चलेगा। तो भाव मैं आपकी बात से ये जिस्ट निकाल सकता हूं कि औरंगाबाद प्रकरण, संभाजी नगर प्रकरण, ये केवल चुनाव के फायदे के लिए उछाला गया है, सीरियस नहीं है शिवसेना इसको लेकर के। ये पुराने जमाने में थी, ये तो मुझे मालूम है। आज के जमाने में क्या, अभी देखिए, सीरियस है कि नहीं आप सवाल पूछ रहे। मुझे बताइए कि अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं, शिवसेना के सरकार में बैठे, हाँ, सरकार का मोर्चा जो बना है उसमें बैठे, महाविकास आघाड़ी में, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें क्या लिखा था? सावरकर महान स्वतंत्र योद्धा थे, उनको भारत जी, रत्न मिलना चाहिए। उसके 2 महीने बाद कांग्रेस का, यहाँ का महाराष्ट्र कांग्रेस का मुखपत्र है, उसमें 2-3 पन्ने का एक सावरकर का, सावरकर की निंदा करने वाला आर्टिकल पब्लिश हुआ काफी मुखपत्र में। आपत्तिजनक था। हम्म। तो उस पर शिवसेना ने गुस्सा किया कि भाई ये नहीं चलेगा। अगर सामना में राहुल गांधी के बारे में कुछ आता है तो कांग्रेस वाले खड़े हो जाते हैं, और सामना के संपादक जो है वो लिपापोती करने लगते। तो जब सावरकर की निंदा हुई, जिनको आपने भारत रत्न देना चाहिए ऐसा आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसको आप डिफेंड करने के लिए नहीं खड़े हो गए। तो अभी संभाजी नगर मामले में शिवसेना हिम्मत से खड़ी रही है, मैं कैसे बोल सकता हूं? हम आखिर में एक बात होती है ना, हम अनुभव पर बोलते कि 1 साल का शिवसेना सत्ता में है, उस वक्त का जो अनुभव है उसमें मुझे नहीं लगता कि शिवसेना इस पर पक्की रहेगी और कुछ करेगी, क्योंकि उनको चॉइस करना है कि हमको कुर्सी चाहिए या हमारी कोई जो भूमिका है
उसको पकड़ कर रहेंगे। तो सावरकर मामले में दिखाई दिया, उन्होंने इतना ही बोला कि भाई अपने अपने जो महात्मा है उनके बारे में गलत लिखना दोस्तों में अलग है, नहीं होना चाहिए, बस खत्म हो गया। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कुछ बुरी बात, बुरी भाषा नहीं लिखी गई सामना में, फिर भी कांग्रेस गुस्से में आ गई, तो ये दुम दबाकर पीछे हो गए। तो आज हिम्मत से खड़े रहेंगे, ये हम किस आधार पर बोल सकते हैं? पर बाला भाव साहब की बात बड़ा, अलग। पर भाव ये 370 कब हटेगी, अयोध्या में मंदिर कब बनेगा, सिविल कोड कब आएगा, इसको लेकर के बीजेपी को तो बहुत चिढ़ाते थे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो देखिए ना। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे अपने एमपीज वगैरह एमएलए लेकर अयोध्या गए थे और उन्होंने स्लोगन क्या दी थी, पहले मंदिर फिर चुनाव, बोले थे ना, पहले मंदिर फिर सरकार, बराबर है। तो आप लेकिन क्यों नहीं फिर बोलते कि सरकार, पहले पहले नामांतर फिर चुनाव, क्यों नहीं बोलते? सही बात है। और फिर वही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है, तो बोलते कि ये अभी करने की क्या जरूरत है? तो इतने बदलिए, शिवसेना सेक्युलर होते जा रही है, और सेक्युलर होने का मतलब ये है कि पलटी मारो, पलटू राम आप हिंदी में जिसको बोलते, वो तो खासियत होती है ना। राहुल गांधी गुजरात चुनाव आ गया तो जनेऊ उधर बन गए थे, तो पर भाव पर भाव सेक्युलर। भाव ये जो मौका प्रस्ती है शिवसेना की, इससे इनको फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, नुकसान तो होता है। देखिए एक बात है, नुकसान होने तक नुकसान हो रहा है ये पता नहीं चलता, क्योंकि आप नशे में होते हैं ना, आप नशे में होते, आप प्यार में होते, तो जब आपको एक चीज से प्यार हो गया तो उसमें बुरी बातें आप नहीं देख सकते ना। आप जी किसी दुकान में गए और बढ़िया सा टीवी देखा या कोई और चीज देखी, तो बताने वाला इसमें क्या क्या खासियत है बताता है, उसमें प्रॉब्लम क्या बताता नहीं, वो तो घर आने के बाद पता चलता है ना। तब तक आपकी जेब से पैसे तो निकल गए। देखिए अब एक बात बता दो, आपने सवाल निकाला है तो, जी पूछा जी। है तो, उस वक्त जब शिवसेना ने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए युति तोड़ने का फैसला किया, तब मैंने एक आर्टिकल, मैं तो वीडियो पर नहीं था उस वक्त, मैं ब्लॉग लिखता था, तो मैंने लिखा था कांग्रेस की जो शिवसेना का ऑफर है वो ऑफर पीएमसी बैंक की है। तो पीएमसी बैंक का मतलब क्या है? भाई हम 3 साल में 4 साल में दुगुना चौगुना पैसा करके देंगे, आप अब भी है वो पैसा रख के रखो, वापस देना 4 साल बाद है, आप अभी सिर्फ आश्वासन है। तो पहली बात, यानी तब हुआ नहीं था, तब मैंने बोला कि पहली बात इनको एनडीए से बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरी बात इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हुए उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और बिल्कुल उसके बाद क्या देना है वो तो बाद में तय करेंगे ना। सही ये है। तो है। अब देखिए ये तो एनडीए से निकल गए, इनका मिनिस्टर बाहर आ गया। अब सवाल ये है कि कल परसों जब यूपीए की चेयरमैनशिप की बात आ गई तो कांग्रेस ने इनको क्या सुनाया, अब तक आपको यूपीए में लिया ही नहीं है, आप हाँ, क्यों अभी तक चिंता तो करते लिया हो ही कि नहीं। यूपीए का अध्यक्ष कौन बना? आप बिल्कुल। एनडीए से निकले जरूर हो, लेकिन हमने दरवाजे खोलकर आपको अंदर नहीं लिया है। तो इसका मतलब हिंदी में आप बोलते हो ना घर का ना घाट का। सही है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि शिवसेना ने क्या क्या मिला। तो इसमें आप देख सकते हैं एनडीए के तो नहीं रहे, यूपीए की भी नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने सुना है ना कांग्रेस वालों ने, अब तक तुमको अंदर कहा नहीं है, तुम बाहर पर बाहर बैठे हो। और इस पर मुझे बाला साहब ने बनाया हुआ एक कार्टून याद आता है, शायद आप जी सर्च मारेंगे तो मिलेगा। 80 के बाद जब
कांग्रेस 78 में टूटी थी, यशवंत राव, संजीव रेड्डी वगैरह सब अलग हुए थे, ब्रह्मानंद रेड्डी वगैरह, फिर एक एक करके फिर कांग्रेस में चले गए। तो यशवंत राव चौहान को इंदिरा जी ने लिया नहीं था, लेकिन बहुत सारे इनके एमएलए जो थे वो कांग्रेस में ले लिए, लेकिन चौहान साहब को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया था। तो बाला साहब ठाकरे ने एक बढ़िया कार्टून बनाया था उनका, कि घर ऐसा, और घर के सीढ़ियों पर यशवंतराव चौहान बैठे हैं, पीछे दीवार है, दरवाजा दिखाई दे रहा है, दरवाजा बंद है, और जो क्या बोल, आपके हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम हमको, वो जो ऐसा बनाता है ना, कोली बोलते हैं हम उसको। हाँ हाँ हाँ, घर में यहाँ क्या यहाँ बोलते हैं विंडो उसको? टाइप, उसको यहाँ तो आला बोल देते हैं हिंदी में। हाँ, तो उसमें वो ऐसा कोली तक बन गया था, हम्म। और उनमें लिखा था घरी आल्यासारखं वाटते, घर वापसी जैसा लगता है, लेकिन ये तो घर के बाहर बैठे, दरवाजा खुला नहीं, अंदर लिया नहीं था यशवंतराव को। तो बाला साहब ने वो कार्टून निकाला था कि घर वापसी जैसा लगता है, लेकिन घर के तो बाहर बैठे हो तुम। बिल्कुल। तो आज शिवसेना की हालत जो है वो आप समझ लो, तो शिवसेना ने गवाया क्या। चीफ मिनिस्टरशिप तो छोटी बात होती है, आज है कल नहीं है, और ये तो डराते रहेंगे उनको, सरकार चलानी है तो ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपकी हिम्मत चाहिए कि नहीं तो सब डुबा दूंगा, ये हिम्मत की बात होती और है। और भाव, ये कांग्रेस के एनसीपी के दबाव में हाँ, अगर उसको ये, मकड़ी बोलते हैं ना, हाँ मकड़ी हाँ, का जाल जाला, बोलते हैं, जी 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 जी। मकड़ी का जाल बोलते हैं, वैसा वो बाला साहब का कार्टून था कि यशवंतराव और दरवाजा, इसके बीच मकड़ी ने जाल बुना है, और ये हाँ, बैठे 3 साल से 4 साल से, और बोलते घर वापसी जैसा लगता है। तो ये इनकी हालत आज कैसी है देखो। तो मैं ये कह रहा था भाऊ के सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए, अगर एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में ये फैसला नहीं लेते हैं और केवल चुनावी लाभ के लिए इसे उछालते रहते हैं, और कल को खुदा ना खास्ता 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया, तो क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं, वो तो बीजेपी अभी करेगी, और करने का मतलब ही होता है, एक बात समझिए, बीजेपी कोई साधु संतों की पार्टी नहीं, वो भी पॉलिटिशियन है। वो तो जी हाँ, जानबूझकर करेंगे, आप सत्ता आएगी तो जानबूझकर जी करेंगे, जी क्योंकि देखिए कि हमने बाला साहब का सपना पूरा किया, ये तो बोल सकते हैं वो, जो बेटा जी नहीं जी। कर पाया वो हमने करके दिखाया, ये बोलने के लिए बीजेपी बिल्कुल करेगी अगर इनकी सत्ता आती है तो। जी जी। लेकिन उसमें राजनीति अभी देखिए, कल परसों कोई हरीश रावत ने बोल दिया है कि सोनिया को भारत रत्न देना चाहिए। मैं अभी आपको बता दूं, मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया, नरसिंह राव को भारत रत्न मिलता है कि नहीं, देखिए उनकी शताब्दी है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनको भारत रत्न दिया जाए ऐसा खत लिखा है, और मिल जाएगा। तो जी जी। उसमें बीजेपी को या मोदी शाह को नरसिंह राव के बारे में कितनी आस्था है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उससे बहुत सारी तकलीफ सोनिया निष्ठ और सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को होगी, ये तो पक्का है, और इसके लिए नरसिंह राव को भारत रत्न जरूर बनाया जाएगा। इसको तो राजनीति बोलते, और इसको तो चूंकि राजनीति। चूंकि वो तेलुगु बिड्डा थे, तो इसका आंध्र प्रदेश में और बिल्कुल, तेलंगाना में भी उनको फायदा मिलेगा। वो तो मिलेगा ही, लेकिन उससे बड़ा फायदा वो ये होता है कि जिन्होंने, और वो बोला जाएगा, चर्चा क्या होगी, उनका मृतदेह जो था, शव जो था, वो भी कांग्रेस के कंपाउंड ने लाने नहीं दिया था, वो भारत रत्न बना है, और हमने बनाया है। जी जी। पटेल की बात क्या करते हो, हम नरसिंह राव भी हमारे हैं,
तो उसी कारण से बाला साहब का सपना हमने पूरा किया, ये बोलने के लिए बीजेपी संभाजीनगर औरंगाबाद का करेगी। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस पूरे प्रकरण पर और जो विवाद चल रहा है इस पर रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।